बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है एडिशन पॉलीमर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिशन का वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है। एडिशन का वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब हम एडिशन पॉलीमर बनाते हैं तो कोई भी इसका पहले से मौजूद जो एटम है वो ना तो रिप्लेस होता है, ना ही उसकी एलिमिनेशन होती है। एक नया कंपाउंड जो है वो बन जाता है और पहले वाले कंपाउंड जो हैं वो भी साथ में मौजूद होते हैं। ये जो हमारे सामने मैंने इथीन बनाया है, हम इसको कुछ इस तरह बनाएंगे दोबारा। ये हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये जो डबल बॉन्ड था ना, मैंने अभी सिंगल बॉन्ड बनाया ना, वो डबल बॉन्ड जो है ना, एक बॉन्ड यानी कि उनमें से टूट गया। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ निकल गया है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ निकल गया। वो जो बॉन्ड टूटा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की है कि ये हमारा कार्बन है, ये एक और कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये वो वाला जिसको मैंने क्रॉस से शो किया। इधर वाले को हम डॉट से शो कर देते हैं, इसको भी क्रॉस से कर देते हैं और इसके साथ एक और इसी तरह का मोनोमर जो है वो आ जाता है, इथीन का मोनोमर। ये अच्छा, तो इसके पास जहाँ पे एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, ये 4 कार्बन हमें जो नज़र आएंगे, ये वाला जो है वो एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अच्छा जी, तो अब इसमें हमें 2 रिपीटिंग यूनिट जो है वो नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइमर। अच्छा, इसी तरह अगर हमें 3 रिपीटिंग यूनिट नज़र आ रहे हो तो पॉलीमर हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट हो तो वो पॉलीमर हो जाएगा। अगर 3 रिपीटिंग यूनिट हो तो ट्राइमर होगा, और अगर बहुत ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट हो तो पॉलीमर होगा। तो आमतौर पर जो रिपीटिंग यूनिट है उसको हम यूँ शो करते हैं, ये हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हम N इसलिए लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमने पॉलीमराइज करवाया तो ये इस तरह हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। तो हम जो रिपीटिंग यूनिट होगा ना उसको इस तरह ब्रैकेट्स बनाकर और इधर N लगा देंगे, तो पता चल जाएगा कि ये वाला जो यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक और कंपाउंड हमने लिया है विनाइल क्लोराइड। तो इसका जो रिपीटिंग यूनिट होगा उसको हम जो शो कर सकते हैं, कार्बन कार्बन, क्लोरीन को हम इधर शो करेंगे और हाइड्रोजन को इधर शो करेंगे। और इधर हम जो है वो इस तरह N बना देंगे। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा यूनिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं विनाइल क्लोराइड के, तो इसको PVC बोलते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे सामने एक प्रोपीन है। तो प्रोपीन का हमने जो है वो पॉलीमर बनाना है, कम से कम हमने 2 यूनिट जो हैं वो इसके जोड़ने हैं आपस में। तो हमने क्या करना है, हमने फोकस करना होता है उन 2 कार्बन्स पे जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। हमने मिथाइल को आगे जो है वो नहीं जोड़ना, सिर्फ हमने जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो है उनको हमने जो है वो इस तरह लिखना है, जैसे ये कार्बन,
मिथाइल को हम नीचे शो कर दें, नीचे शो कर दें या ऊपर शो कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इसी तरह इधर भी हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये डबल बॉन्ड हमने इसका ख़त्म कर दिया और इधर इसके जो है वो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। अब एक और रिपीटिंग यूनिट आएगा, वो इसके साथ जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन और इस तरह ये जो है रिपीटिंग यूनिट मिलते जाएंगे और जिसकी जो चेन लेंथ है वो जो है वो लंबी होती जाएगी, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो ये था हमारा डाइमर। इस तरह ट्राइमर भी हो सकता है। तो पेपर में आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि मोनोमर दिया होता है, वो कहता है कम से कम इसके 2 या 3 रिपीटिंग यूनिट जो है वो जोड़ के दिखाएं, या स्ट्रक्चर दिया होता है तो वो कहता है कि आप इसका जो है वो रिपीटिंग यूनिट ढूंढ कर दिखाएं, बताएं कि इसका रिपीटिंग यूनिट जो है वो क्या है। तो हम एक ऐसा कंपाउंड जो है उसको कंसिडर करते हैं जिसका फार्मूला दिया हुआ हो और हमने इसका रिपीटिंग यूनिट बनाना हो। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका हमने रिपीटिंग यूनिट फाइंड करना है। पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमने ये इंडिकेट करना है कि इसमें से कौन सा वाला यूनिट जो है वो, कौन सा वाला पार्ट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला पार्ट और इसी तरह ये वाला पार्ट ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने इंडिकेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने इस पार्ट को अलग से नीचे लिख देना है जो हमारे मुताबिक जो है वो रिपीट हो रहा है, CH और ये, और इसके ऊपर था OCO CH2। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने लिख लिया। फिर क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है इधर भी है और इधर भी है, तो ये मिलके जो है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने अब इनको आपस में क्या करना है, इनको मिला के ना डबल बॉन्ड बना देना है। तो फिर ये मोनोमर का फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। अदरवाइज़ ये मोनोमर नहीं कहलाएगा, या जो वो हमें कह रहा है एग्ज़ामिनर वो हम चीज़ नहीं कर रहे। जब हम इस तरह डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन गया है विनाइल एसीटेट का फार्मूला, जो कि इसका मोनोमर है। जैसे पॉलीथीन है तो इथीन उसका मोनोमर है। तो अगर हम इथीन नहीं बनाएंगे डबल बॉन्ड वाली, तो ये पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे, विनाइल एसीटेट। इसी तरह अगर पॉलीथीन है तो पॉलीथीन का हम सिर्फ जे बना देते हैं, ये वाला, और हम उसका डबल बॉन्ड नहीं बनाते, तो हम इथीन कैसे शो कर सकते हैं। हमने अगर हम डबल बॉन्ड नहीं बनाते, हम ये बना के कहते हैं जिसका मोनोमर बन गया और इसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसका डबल बॉन्ड शो करना है, बना के दिखाना है। तो हम ये वाले जो हैं उनको डिलीट करेंगे साइडों वालों को, और हम इधर जो है वो बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे जहाँ पे। अब ये इथीन बन गया। तो पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो इथीन है, और PVC का पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर है वो विनाइल क्लोराइड है। तो हमें विनाइल क्लोराइड डबल बॉन्ड समेत बनाना पड़ेगा। इसी तरह विनाइल एसीटेट का जो पॉलीविनाइल एसीटेट PVA इसको बोलते हैं, ऊपर अभी हमने जो बनाया तो विनाइल एसीटेट उसका मोनोमर है। तो विनाइल एसीटेट हमें बनाना पड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, अदरवाइज़ जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होगी। ये एक और कंपाउंड है हमारे पास, इसमें हमने रिपीटिंग यूनिट ढूंढना है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड राइट साइड से अगर हम देखें ये वाला और फिर ये वाला, इसमें 3 रिपीटिंग यूनिट है। तो हम एक रिपीटिंग यूनिट जो है उसको नीचे लिखेंगे, जिसका पहले लिखा था हमने। इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और ये बन गया हमारा रिपीटिंग यूनिट। तो सेकंड स्टेप क्या था कि ये जो साइडों वाले हैं ये वाले, इनको हमने यहाँ से हटा देना है।
और हटा के बीच में जो है वो हमने डबल बॉन्ड बना देना है, ये वाला। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। और ये हाइड्रोजन। तो इस तरह जो बन गया है विनाइल क्लोराइड। तो जो हमने मोनोमर जो है वो फाइंड कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं कि आपको पॉलीमर दिया है तो आप उसका मोनोमर ढूंढ के बताएं, मोनोमर दिए हैं तो आप उसके जो है रिपीटिंग यूनिट जोड़ के दिखाएं 2 या 3। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली एडिशन पॉलीमर्स की। तो अगर हम इनके यूजेस की बात करें, यूजेस ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, तो एडिशन पॉलीमर्स के बहुत ज़्यादा जो हैं वो यूजेस हैं। एक तो पहली बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं हीट के। अगर ये इंसुलेटर हैं तो फिर आपको पता है कि इनका जो इस्तेमाल है कहाँ कहाँ पे हो सकता है। इनको हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं घरों में, किचन में जो फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं, फ्राइंग पैन वगैरह, उनको उनका जो हैंडल है वो पॉलीमर्स का बना होता है, प्लास्टिक का। तो उससे जो है वो आप मेटल को पकड़ सकते हैं, आपके हाथ को जो है हीट नहीं पहुंचती। और जो केबल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो केबल्स हैं, उनके ऊपर जो है वो आप देखते हैं प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है। तो ये इसका एक यूज़ हो गया कि ये अच्छे इंसुलेटर हैं। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स को इंसुलेट करने के लिए वहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, जो फ्राइंग पैन वगैरह जहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा ये हीट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, तो इनके ऊपर जो केमिकल जो हैं वो इतनी जल्दी जो है वो असर नहीं करते। तो एक पॉलीमर है जिसको टेफलॉन बोलते हैं। तो वो एंटी स्टिकिंग एजेंट के तौर पे ना वो यूज़ होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसका जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके अलावा ये आपने देखा है कि गाड़ियों की जो विंड स्क्रीन होती है वो बड़ी आसानी से टूट जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। तो एक पॉलीमर है पर्सपेक्स, ये उसकी बनी होती है, वो फ़ौरन ही जो है वो टूट जाती है। तो जहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये भी पॉलीमर जो है उसका एक यूज़ है। अच्छा जी, पॉलीमर्स जो हैं इनके टाइप्स भी होती हैं। मेन इनकी जो 2 टाइप्स हैं वो हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर और दूसरी है लो डेंसिटी पॉलीमर। तो हाई डेंसिटी पॉलीमर जो हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू लो डेंसिटी पॉलीमर के। रीज़न क्या है जी? बहुत ज़्यादा दूसरी बात ये है कि ये इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये कॉम्पैक्ट होते हैं। वजह ये ना इनका स्ट्रक्चर ना इस तरह नीडल की तरह होता है, उसमें ब्रांच नहीं होती। जिस तरह ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बड़ा ही आपस में कॉम्पैक्ट होता है, ब्रांचिंग में नहीं होता, इनके बीच में गैप नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो इस तरह के पॉलीमर्स हैं हम इनको कैसे बनाते हैं? इनके लिए हमें लो टेम्परेचर, नॉर्मली 60 डिग्री पे हम जो है बनाते हैं, और प्रेशर भी बड़ा ही कम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि आमतौर पर एयर का होता है, उस पे हम जो है वो इनको हाई डेंसिटी पॉलीमर जो है उनको हम बना सकते हैं। अच्छा, एक बात कॉमन है लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में, दोनों को अगर आप हीट करें तो दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं। इसकी रीज़न, आप कोई भी प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह को हीट करें सॉफ्ट हो जाएगा। और ये जो प्लास्टिक के पाइप हैं जिनसे पानी बनाते हैं, पानी की वायरिंग करते हैं पाइप में, ग्रीन कलर का जो पाइप होता है वो बड़ा हार्ड होता है, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो भी सॉफ्ट हो जाता है। तो जी इनकी मेन कह लें कि करैक्टरिस्टिक्स है। तो हाई डेंसिटी पॉलीमर जो है वो उसकी एक एग्ज़ाम्पल पीवीसी के जो पाइप हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी के पाइप ग्रीन कलर के पानी वाले पाइप भी होते हैं, उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग वाले पाइप भी होते हैं, और भी बहुत सारे पीवीसी का जो है वो जहाँ-जहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो मेन हार्ड वर्क जो है सख्त चीज़ें बनाने के लिए जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीमर जो है इनका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लो डेंसिटी पॉलीमर।
अच्छा जी, लोअर डेंसिटी पॉलीमर जो है मोस्टली वो सॉफ्ट और मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब कि आप उनको मोड़ के मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं, जिस तरह मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मेलिएबल होती हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इनमें ब्रांचिंग होती है। हमने उसमें पढ़ा था उनका स्ट्रक्चर नीडल्स की तरह का था, लेकिन इसमें जो है वो आपस में इनकी जो है वो ब्रांचेस होंगी, जिसकी वजह से बीच में गैप होता है और कम्पैक्टनेस कम होती है और इनकी डेंसिटी भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका लो होता है। इनको बनाने के लिए बहुत हाई कंडीशंस चाहिए, लेट्स सपोज कि 200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और 1200 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी ज़रूरत है। तो इस तरह के जो पॉलीमर हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर, नॉर्मली पैकिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं और दूसरे यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में, जो काम की चीज़ें हैं वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, तो पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे कौन-कौन सी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं? उनमें एक तो ये है कि उसकी चेन लेंथ कितनी है। जिस तरह उसकी चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। जिस तरह हमने अल्कीन में पढ़ा था कि होमोलोगस सीरीज़ में जैसे-जैसे उनके कार्बन नंबर बढ़ते जाएँगे, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद है ब्रांचिंग। अगर उनमें ब्रांचिंग होगी तो उनकी डेंसिटी लो हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस तरह के पॉलीमर जो थे वो लो डेंसिटी पॉलीमर थे। उसके अलावा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वो उसके अंदर रिजिडिटी भी ज़्यादा होगी, कम्पैक्टनेस भी ज़्यादा होगी। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें फार्मूला था CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब इसमें क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। इस वजह से उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है तो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कम्पैक्टनेस ज़्यादा आ जाती है और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाते हैं। अच्छा जी, पॉलीमर्स जो हैं इनसे प्रॉब्लम क्या-क्या हो सकती है? पॉलीमर्स जो हैं उनको उनको बनाने में एक तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। दूसरा ये जो बनते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज से, ईथीन वगैरह जो है वो जैसे क्रूड ऑयल से हासिल होती है। तो ये एक इशू है कि ये ऐसे ऐसे सोर्सेज से बनते हैं जो कि नॉन रीन्यूएबल हैं, तो उनके ऊपर पहले ही उनकी तो कंजप्शन ज़्यादा है फ्यूल के तौर पे या डिफरेंट पर्पज़ के लिए, तो ये सीधा सीधा जो है उनके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आता है। उसके अलावा इनको डिस्पोज़ ऑफ करना बड़ा मुश्किल है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, आप इनको अर्थ में फेंकें, ज़मीन में फेंकेंगे तो ये डाइजेस्ट नहीं होंगे, ग्रेडेबल नहीं है, तो ज़मीन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर क्या होगा, ये लैंड पोल्यूशन करेंगे। तो फिर आपकी जो जिस ज़मीन में आपने क्रॉप्स लगानी है वहाँ पे अगर शॉपर पड़े हुए हैं प्लास्टिक के, तो वहाँ तो नहीं होगी क्रॉप्स। तो इसलिए फिर क्या करेंगे, हम इनको जलाएँगे, लेकिन जब हम जलाएँगे तो एक नया इशू खड़ा हो जाएगा। टॉक्सिक गैसें जो हैं वो हवा के अंदर जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी और जिसकी वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होगी, तो एक और ज़्यादा सीवियर मसला जो है वो क्रिएट हो जाएगा एयर पोल्यूशन की वजह से। अच्छा जी, एक और चीज़ है जी, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या चीज़ है? बेसिकली ये अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, एक इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भेजती है। तो इसका यूनिट भी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो बट एक टर्म इस्तेमाल होती है। तो लेट्स सपोज कि आपने एक प्लास्टिक की बोतल जो है वो परचेज़ की है और अब आप उसको डिस्पोज़ ऑफ करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको जला दो। जब आप उसको जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है उसको आपने जो ऐड हवा के अंदर ऐड किया है वो क्या कहलाएगा, कार्बन फुटप्रिंट। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।